नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में क्या शानदार शुरुआत हो रही है, क्योंकि बाजार भले ही हफ्ता छोटा हो, रैली शानदार है। लंबे वीकेंड से पहले लंबी तेजी। जी हाँ, उम्मीद नहीं थी इस तरह की रिकवरी की, जिस तरह की रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 23,747 का हाई लगाया है और पिछले कुछ मिनटों में ये तेजी कम से कम आधे घंटे के अंदर जो है काफ़ी तेजी के साथ रिकवरी जो है वो तेज हुई है। 306 अंक ऊपर निफ्टी 23,743 का स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 1,000 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। और आज की रैली को जो लीड कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में काफ़ी शानदार अपमूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से नतीजों से पहले एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो करीब 0.25% ऊपर है। इसके अलावा तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? प्राइवेट बैंक करीब का इंडेक्स जो है 0.25% के आसपास की मजबूती है। पीएसयू बैंक जो है ये भी करीब 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा कुछ एक मेटल सेक्टर में अच्छी मजबूती, आधे फीसद के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस भी तेज है, 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर सेक्टर्स जो है वो इस समय अब हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आईटी को छोड़ दे तो आईटी और मीडिया, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी में नतीजे आए विप्रो के, उसने निराश किया, इसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये कि अगले हफ्ते बाजार की दिशा कैसी रहेगी और क्या ये जो एफआईएस की लगातार जो खरीदारी है 3 दिन की, वो आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। रुपए की मजबूती का भी सहारा मिल रहा है भारतीय बाजारों को, एफआईएस की खरीदारी का सहारा मिल रहा है, रेट कट का भी असर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक पिक्चर थोड़ी पॉजिटिव हुई है, उसका असर भारतीय बाजारों पे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सर आपका, जो है प्रशांत सर। कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी एंट्री हुई है सर? आपकी एंट्री से आधे घंटे पहले बाजार ने जो वेलकम किया है ना आपका, इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता। कैसे देख रहे हैं बाजार को सर आप? सर ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से ग्लोबल सिनारियो है, आई थिंक जब से ये 90 डेज का जो टाइम मिला है पूरे दुनिया के लिए, जो ट्रम्प टैरिफ का ऊपर जो डिस्कशन और डील करने के लिए, तो वो एक बहुत पॉजिटिव रहा इंडिया के लिए। जब भी जो 1 अप्रैल 2 को जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया था, तब भी इंडिया पॉजिटिव था 26% टैक्स लेके भी। बिकॉज मुझे लगता है कि वर्ल्ड ग्रोथ विदाउट इंडिया कैन नॉट हैपन। ये एक मेरा थीम है जहां पे इंडिया को लीड करना ही पड़ेगा। जो 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ है, वो भी मुझे लगता है 100 बेसिस पॉइंट प्लस होके अगले एक क्वार्टर के अंदर आ जाएगा। और जिस तरीके से कंजम्पशन स्टोरी ड्राइव होने वाला है इंडिया में, बैंकिंग सेक्टर जो आज की तारीख में बहुत अग्रेसिवली, उसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिस तरीके से आज या 4 दिनों में जो रैली खींचा है, मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग आने वाला है इंडिया में। बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आप देखो, जिस तरीके से इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 5 ईयर लो के आसपास चल रहा है। क्रूड जो ऑलमोस्ट 61 और $60 के आसपास चल रहा है। एफआईएस बैक इन मार्केट्स लास्ट थोड़े दिन में देखो तो 10 से 11,000 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में एफआईएस आ चुके हैं। और ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया को कंसेशन एक लिस्ट पे डाला गया है ट्रम्प ने। तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जो यहाँ से $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन होने के लिए। तो ट्रम्प टैरिफ इज गोइंग टू हेल्प इंडियन मार्केट्स। और जो आजकल में जो मार्केट में रैली आई है, उसका क्लियर एक कारण है शॉर्ट कवरिंग। जो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है, पहले तो 145 था, अभी 245% के आसपास टैरिफ टैक्स बढ़ चुका है। तो इट इज इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग इंडियन अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, अगर ये सब चीजें कंपटीशन देखते हैं तो इंडिया इज बेटर प्लेस। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत एग्रेसिव आने वाला है। वही चीज मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। लास्ट 1 वीक 10 डेज से आप देख ही रहे हो। तो ओवरऑल जब तक मार्केट्स 24,050 जो एक 200 डीएमआई है निफ्टी पे, वो क्रॉस नहीं करता है, तब तक ये शायद ये मार्केट खींचेगा। और एक 200 डीएमआई के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगी। अगर वहां पे क्रॉस कर लिया तो आई थिंक वी कैन गो टुवर्ड्स 24,000 ऑल्सो। 24,000 पर भी जा सकते हैं। तो सर ये मतलब जो रफ्तार पकड़ी हुई है, क्या उम्मीद करें अगले हफ्ते ही क्या ये 24,000 के नंबर देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इंटरनेशनली नहीं मिलता है तो? देखो, इंटरनेशनली बड़ा नेगेटिव तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 90 डेज का जो टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसके बीच में कुछ भी करें, ऑलरेडी वो वॉलेटिलिटी प्राइस में एक्शन हो चुका है। बट अभी मैं अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। ये सैटरडे को बहुत सारे अर्निंग्स बाकी हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, यस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब चीजों जो आने वाले दिनों में उनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो बहुत
मायने रखते हैं ये रैली को सस्टेन करने के लिए और यहाँ से एक्सटेंड करने के लिए। तो अर्निंग्स अगर पॉजिटिव रहेंगे, थोड़े पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेंगे, तो आई थिंक ये रैली सस्टेन करेगा और अग्रेसिवली मूवमेंटम ऊपर भी लेके जाएगा। चलिए, तो ये वो नतीजे हैं जो कि आने वाले हैं, इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। आज बहुत सारे सवाल जियो फाइनेंशियल को लेकर के हैं, इन्फोसिस पे क्या करना चाहिए, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करें। उससे पहले सर एक टिप्पणी, जो नतीजे आए हैं विप्रो के, टीसीएस के, उसके बाद इन्फोसिस के आने वाले हैं, क्या ये मान के चलें कि थोड़ी सी दूरी बढ़ा करके चलनी चाहिए अब आईटी शेयरों से, नतीजों से पहले, इन्फोसिस वगैरह से? देखो, आईटी डाउन इसलिए रहेगा, एक तो जो ग्लोबल बड़े कंपनियां हैं, एसेंचर हो, कॉग्निजेंट हो, इन लोगों ने ऑलरेडी एक हिंट दे चुके हैं कि आगे आगे वाले 1 या 2 क्वार्टर में आईटी स्पेंडिंग उनके क्लाइंटों के कम कम रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर सबसे बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी कंपनीज एसेंचर और कॉग्निजेंट वो अगर रीजन देते हैं स्लो डाउन 1 और 2 क्वार्टर्स का, तो आई थिंक विप्रो का भी जो रिजल्ट है वो डिसेंट ही था। आने वाले जो 1 क्वार्टर का उन्होंने जो गाइडेंस दिया हुआ है विच इज 3 to 5% नेगेटिव में, आई थिंक दैट वुड बी वेरी मच न्यूट्रल, उससे नीचे भी आ सकता है। तो वो एक असम्पशन से मुझे लगता है कि आईटी को थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए। टीसीएस कैन बी ए बेटर प्ले, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव प्लेयर रहेगा, डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, बट इन्फोसिस में मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रेशर आ सकता है अगर मार्जिन में या उनके जो गाइडेंस में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है नेगेटिव टर्म्स में, तो इन्फोसिस ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। तो वेटेज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आईटी को थोड़ा सा अगर अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आईटी को अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। नतीजे जियो फाइनेंस के भी आने वाले हैं और अवनीश चौधरी जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। अवनीश जी जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स और जियो फाइनेंस में किन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं। नतीजे हैं सर जियो फाइनेंस के, नतीजों से पहले क्या पोजीशन बनानी चाहिए या एक बार रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद ही कोई पोजीशन लेनी चाहिए? अब 250 के करीब पहुंच गया जियो फाइनेंस का शेयर, 198 के आसपास तक गया था, वहां से ठीक ठाक रिकवरी आ चुकी है, पर यहाँ पर क्या अभी भी अपसाइड बाकी है? रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन बनाई जा सकती है जियो फाइनेंस में? देखो, रिजल्ट्स में मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज अभी तक उनका जो एक्चुअल बिजनेस है, जो जिस तरीके से जिस जिस रीजन से ये कंपनी बनाया गया था, वो बिजनेस अभी तक प्रॉपर चालू हुआ नहीं है, तो वहां से अभी तक कोई एक्चुअल प्रॉफिट्स आने वाला है नहीं है। ये एक इनडायरेक्टली जो उनका पेरेंट कंपनी है रिलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज 7 to 8% उनका जो स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्री का है। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने रिकवरी दिया हुआ है, तो आई थिंक सिमिलर वे में इनका भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, मैं इसको कोई रिजल्ट बेस के ऊपर कोई एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज अपसाइड बहुत लिमिटेड है। 250 260 कैन बी ए बेस्ट केस सिनेरियो, नॉट ऑन रिजल्ट बेस, बिकॉज ऑफ रिलायंस गेटिंग मोर हायर एंड हायर। मुझे लगता है रिलायंस में 1300-1320 तक मुझे स्टॉक मोमेंटम आएगा, तो वही मोमेंटम के साथ जियो फाइनेंस भी शायद 250-260 तक जा सकता है। रिजल्ट बेस पे इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जियो फाइनेंस को अगर 2 से 3 साल का व्यू किसी के पास है, इनके जो 4-5 जो उन्होंने जो जेवीज किए हैं, लॉन्च किए हैं बिजनेस को, अगर वो फ्रूटफुल होते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है 2 या 3 साल के व्यू के हिसाब से। 2-3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि ज्यादा मोमेंटम तो रहेगा नहीं। 2-3 महीने के हिसाब से पोजीशन ना बनाए यहाँ पर। लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी पे क्या व्यू है? क्या एकदम से शानदार रिकवरी आई है, 2% ऊपर इंट्राडे हाई पे सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1264 पे ट्रेड करता हुआ, आप बहुत लोग ये कह रहे थे कि क्या रिलायंस पे पोजीशन बनाए ना बनाए, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आपको इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? तो स्ट्रॉन्ग है 1310 1320 का मुझे एक टेक्निकल लेवल से, बट 1320 के ऊपर तो ये उसका वैल्यू कुछ है ही नहीं है, बिकॉज अभी तक उसमें कुछ बड़ा एक्शन आया ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने डीमर्जर के ऊपर बात किया था, रिटेल के ऊपर, या जियो का जो उनका मोबाइल कंपनी है उस पर कुछ अगर आईपीओ के ऊपर बात किया, तो उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट आता नहीं है। तब तक मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत कैप्ड है, ऑलमोस्ट 1310 1320 तक की मैक्सिमम। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई सर, अवनीश जी का जो सवाल था हमारा वो टाटा मोटर्स को लेकर के भी था, और टाटा मोटर्स में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आज है, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स का शेयर। क्या जो चिंता थी टेस्ला को लेकर के, ईवी को लेकर के, ट्रेड वॉर को लेकर के, वो अब दूर हो गई है, और क्या यहाँ पर अब एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं टाटा मोटर्स में? 625 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखो, आपने जो टेस्ला के ऊपर जो डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि टेस्ला टाटा मोटर को हो या महिंद्रा को हो या टाटा मारुति को कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, बिकॉज उनके जो रेंज ऑफ व्हीकल्स है वो 50-60 लाख से चालू हो जाएंगे, और इनके जो व्हीकल्स है 25 लाख से 30 लाख के आसपास ही ये सेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि उतना कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। वो आएंगे भी तो यहाँ पे साल भर में 200-300 गाड़ियां मैक्सिमम टेस्ला की बिक सकती है, बिकॉज अभी भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो सब चीजें बहुत ही क्वेश्चन राइज है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक आने के लिए टाटा मोटर्स को एक बार 640-650 के रेंज में आना चाहिए।
एक बार 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है स्ट्रॉन्ग वे में, मुझे लगता है कि तब एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकता है स्टॉक को 680 और 700 के आसपास जाने के लिए। अभी तक मुझे उतना कुछ कॉन्फिडेंस मिला नहीं है। आई थिंक 640 और 650 का रेंज आने दो, उसके बाद मैं ज्यादा अग्रेसिव बन सकता हूँ। ठीक है सर। इस बीच जो है आज बहुत सारे सवाल जो हैं आए हुए हैं गेल को लेकर के सर। गेल ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन किया है हाल फिलहाल के अंदर, आज भी अच्छी तेज़ी है। हमारे एक दर्शक है जिन्होंने 167 पे लिया है, किसी ने 165 पे लिया है, अलग अलग लोगों के सवाल हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं गेल पर। अभी 188 के आसपास, अभी ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 189 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं सर गेल को यहाँ पर, और कितना अपसाइड देख रहे हैं यहाँ से? एक महीने में 20% की रैली तो आ चुकी है। देखो डिसेंट अपसाइड है करंट लेवल से भी। रिसेंटली इसने जो आज 190 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि ये 200 डीएमआई के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाएगा। फंडामेंटली बहुत डिसेंट और वेरी गुड कंपनी है फंडामेंटली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर शॉर्ट टर्म में किसी को अगर टारगेट मानना है तो 220 कैन बी ए शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। देखो एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जहाँ पे गैस के प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ग्लोबल गैस प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई डिमांड के ऊपर। अपसाइड लिमिटेड है 220 के आसपास। ठीक, अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी को नमस्कार। देख रहा हूँ, आप चेक कर रहा हूँ वही से। क्या चेक कर रहे हैं अविनाश जी? नमस्कार। क्या नाम है उसका, वही देख रहा है। अविनाश जी आवाज आ रही है आपको? अरे सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहाँ व्यस्त हैं आप? अरे सर बस कोई नहीं, थोड़ा बिजी था। हाँ बताइए सर बताइए। मैंने एक्चुअली सर KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा था, उसमें मूवमेंट कब आएगा सर? कब किस भाव पे लिया आपने? मैंने लिया सर 330 पे लिया हुआ है। ओहो, अभी आपकी खरीद से तो 100 रुपए दूर है यहाँ पर। सॉरी 230 230 पे बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास हैं आप, कोई समस्या की बात नहीं है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर 2-4 साल कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। 2-4 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अब सर क्या सलाह रहेगी आपकी KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर के? ब्रेक इवन के आसपास हैं अविनाश जी, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू भी है इनका। क्या ये शेयर ऐसा है जिसको 2-4 साल होल्ड करना चाहिए? 100% यस, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से ये EPC सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाईवेज, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो मुझे लगता है कि इंडिया फोकस बहुत है और ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश फोकस्ड कंपनी है। फंडामेंटली डिसेंट कंपनी है, रेशियो के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबली चीप मिल रहा है अभी। देखो अगर लेवल्स देखते हो तो मुझे लगता है कि एक बार ये 240 और 250 के रेंज में आने के बाद थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद जो ये इसके टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 280 और 300 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट में तो ये साल में ही आ जाएंगे। अगर 2-3 साल का उसका व्यू है तो आई थिंक ये अच्छा डिलीवर करेगा उनको प्रॉफिट। ठीक, अच्छे मुनाफे मिलेंगे सर, चिंता मत कीजिए। घर के जो काम है उसको आराम से निपटाइए, आप अपनी व्यस्तता जो है पूरी कीजिए। इस बीच नितिन चौहान जी जानना चाह रहे हैं कि सर रेणुका शुगर इन्होंने ले रखा है सर, और ये 500 शेयर इनके पास हैं 40 के भाव पे। कह रहे हैं क्या मेरा भाव आ पाएगा? 1 महीने का टारगेट बताएं। 1 महीने में तो नहीं आएगा सर। इस तरह की मतलब जब बाज़ार इतना चल चुका हो तो 1 महीने में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, रेणुका शुगर में पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल पूरे चीनी शेयरों में अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में आता हुआ दिखाई दिया है। सर 28-29 के आसपास चल रहा है रेणुका शुगर, अभी क्या करना चाहिए? इनकी खरीद 40 की है। 1 महीने के लिए पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है? पहला हर्डल इसका 30 रुपया है, जो एक 50-50 डे DMI का टेक्निकल लेवल्स है। उसके ऊपर अगर आता है तो फिर 38 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 1 महीना तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, 1 क्वार्टर बोल सकता हूँ, जो अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास शायद ये 38 और 40 के आसपास आ सकता है, बेस्ड ऑन दी कंजम्पशन स्टोरी, बेस्ड ऑन दी Q1 अर्निंग्स ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, ज्यादा कुछ नेगेटिविटी डाउनसाइड नहीं है। बट ऐसे मार्केट्स में छोटे माइक्रो कैप स्मॉल कैप में स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए। अभी भी अगर स्टॉप लॉस मेंटेन किसी को करना है तो 25 शुड बी दी स्टॉप लॉस। देखो कॉस्ट ऑफ बाइंग 40 के आसपास है, बट ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। बट स्टॉप लॉसेस को अगर मेंटेन नहीं करोगे तो बड़ा नुकसान देखना पड़ता है, बिकॉज अगले 3 महीने में क्या होगा पता नहीं कोई सेक्टर में। तो इस सबसे 25 स्टॉप लॉसेस है, 38 to 40 1 क्वार्टर का व्यू रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और इसी तरह के जो शेयर जो है 100 रुपये से सस्ते हैं, 100 रुपये से कम भाव के हैं, उस पर हमने एक डिटेल एनालिसिस आज
अपने विशेष कार्यक्रम में किया सुबह 10 बजे के शो में, जिसमें कई बार प्रशांत जी भी रहते हैं, और उस चंक को हम 2:30 बजे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अपलोड करेंगे। और उसमें जो है NBCC हो, NHPC हो, वोडाफोन आइडिया हो, आज बहुत सारे लोगों के सवाल GMR एयरपोर्ट को लेकर के हैं। सैयद रशीद साहब 2:30 बजे आप देखिए जो है हमारा भी विशेष सेगमेंट, जिसमें तमाम वो छोटे शहर सुजलॉन हो, आर पावर हो, इन तब पर जो है हमने जो है बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ मेहमान रहे। SJVN, GMR एयरपोर्ट, कैनरा बैंक, PNB, येस बैंक, रिलायंस पावर, NHPC, वोडाफोन, ये सेगमेंट अवश्य देखिए आप लोग। इस कार्यक्रम के तुरंत समाप्ति के बाद आपको ये जो है सेगमेंट मिल जाएगा, और अपनी टिप्पणियाँ दे करके बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, जो कि फ़ोन लाइन पर हमारा इस समय इंतजार कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस आपसे बात हो गई तो बस मजे आ गए सर। अरे सर, आप लोगों का मतलब जो है यही प्रेम जो है वो हम लोगों को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का हम लोगों का समर्थन देने के लिए। और यही वजह है कि महज 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया सब्सक्राइबर का, और 0 से शुरू हुआ सफ़र और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से। बताइए सर, क्या सवाल है? दरअसल मैं इनॉक्स विंड और NTPC ग्रीन में एंट्री लेने का इच्छुक हूँ। NTPC ग्रीन और आइनॉक्स ग्रीन, 2 ग्रीन है। आइनॉक्स विंड सर, विंड आइनॉक्स विंड में, सॉरी, अच्छा आइनॉक्स विंड ले आइएगा जरा। NTPC ग्रीन फ्रेश एंट्री की सलाह है, कब तक के लिए, कितना सोचा क्या है, आउटलुक क्या है आपका? हाँ 3-4 महीने तो होल्ड कर ही सकता हूं। 3-4 महीने सर, जिस तरीके से ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, तो 2-3 महीने का तो चलिए ठीक है। खैर पूछते हैं अभी इमीडिएट सपोर्ट क्या है, अगर पहले तो पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं, प्रशांत सर से पूछते हैं। प्रशांत सर, 12-13% की रैली रही है NTPC ग्रीन में पिछले 1 महीने में। फ्रेश एंट्री के लिए इन दोनों में क्या दोनों अच्छे हैं, या किसी एक में पैसे लगाए जाएँ? आइनॉक्स विंड को लेकर के भी ये जानना चाह रहे हैं, 164 के आसपास चल रहा है अभी। 2 में से बेटर कौन लग रहा है आपको चार्ट्स पे? दोनों फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं। मैं उसको शॉर्ट टर्म में तो नहीं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही रहेंगे। आइनॉक्स विंड आई थिंक एक अच्छे लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, बट इसको आप ट्रेडर के हिसाब से अगर सोचोगे तो 180 to 190 का टारगेट लगता है मुझे 1-2 महीने या 3 महीने के आसपास। मतलब उस पर फिर से आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट वेरी मच नियर 152। तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके 180 का टारगेट के हिसाब से आप आइनॉक्स विंड आप ट्रेड कर सकते हो। बट विद रिस्पेक्ट टू NTPC ग्रीन, आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम में आ चुका है। ये जो कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है NTPC ग्रीन में, वो 1-2-3 साल के हिसाब से कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो ही NTPC ग्रीन में जाना, बिकॉज इनका जो जेस्टेशन पीरियड है बहुत लॉन्ग होता है, और वेरी स्लो ग्रोथ आती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत आती है। वैल्यूएशन अभी टाइम बिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव के वैल्यूएशन के हिसाब से लेना बनता नहीं है। अगर कोई भी रीजन से अगर NTPC ग्रीन 100 रुपए से नीचे मिलता है, कोई भी रीजन से, मतलब रिजल्ट खराब हो, ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया हो, प्रॉफिट बुकिंग हो मिड कैप में, तो 100 रुपए के नीचे आता है तो वहां पे थोड़ा सा अकुमुलेट करना चाहिए। बट व्यू तो 2-3 साल के हिसाब से रहना चाहिए। व्यू 2-3 साल के हिसाब से रहना चाहिए, 2-3 महीने के हिसाब से नहीं, ये समझ लीजिए आप सर सत्य प्रकाश जी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, उन्होंने 100 रुपये की धनराशि जो है द बोनस को भेजी है, और उनका प्रश्न सर पहला जो है वो मझगांव डॉक को लेकर के है, जो कि इन्होंने 2554 पे ले रखा है, और अभी जो है मझगांव डॉक का भाव जो देखने को मिल रहा है वो 2727 का है। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं हमारे अपर सर्किट साहब, और जानना ये चाह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक करें। हालांकि इनके 2 सवाल हैं, दोनों पे बातचीत करेंगे। पहले जरा मझगांव डॉक पे जरा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए सर? होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 2400 के आसपास रखिए, जो 50 डे DMI का है। उसको अगर ब्रेक करता है तो ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। मुझे लगता है आगे 1-2 क्वार्टर में उनको अच्छे ऑर्डर बुक्स आएंगे और अच्छा एग्जीक्यूशन भी होगा, तो शायद स्टॉक आपको या 3000 के आसपास जाने की भी कोशिश करेगा। अभी बुक करोगे तो ऑलमोस्ट 250-300 रुपए का जो आने वाला प्रॉफिट है वो नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस 2400। स्टॉप लॉस 2400 के साथ आप होल्ड करिए, सलाह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 100 शेयर हैं 1482 पे इनके पास सर, 1482 पे। अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है सर, कंजम्पशन बढ़ जाता है शाम को, लंबा वीकेंड भी है, क्या सलाह रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में? अभी क्या मतलब 1519 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने जो ख़रीद के रखा हुआ है करीब 1400 के आसपास, 1482 पे। होल्ड करें सर अभी?
आई थिंक होल्ड ही करना चाहिए। जिस तरीके से डिमांड सप्लाई जैसे आपने बताया कि वो तो है ही है, बट क्वार्टरली अर्निंग्स मुझे लगता है कि अच्छे आने वाले हैं, और 1600 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार टेक्निकल टारगेट्स यहाँ बन सकते हैं, तो वो लेवल तक आता है तो एक बार बुकिंग करना चाहिए प्रॉफिट, और फिर नीचे में फिर से अक्यूमुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी एनीवेयर बिटवीन 1400 टू 1450, 1400 1450। अगर ये स्टॉक अगर कोई भी रीजन से मिलता है आगे जाके तो उसको लेना चाहिए। अभी टाइमिंग तो होल्ड करना चाहिए 1600 के टारगेट के हिसाब से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सर अच्छी पार्टी आपकी होगी, दोनों ही शेयरों में अच्छे प्रॉफिट आपको और हो सकते हैं, तो एंजॉय कीजिए लंबे वीकेंड पर। और यूनाइटेड स्पिरिट अभी होल्ड करके रखिए, इस्तेमाल इसका थोड़ा बाद में कीजिएगा, जब अच्छे पैसे होंगे तो फिर अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं सर, चूँकि हमने अभी बजगांव पे बात की, तो डिफेंस में हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है सर। आज भी अगर हम देखें तो HL जो है आधे % ऊपर है, BEL आधे % ऊपर है। क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? बहुत लोग जो हैं, काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने नीचे आने पे खरीदारी की, अब वो प्रॉफिट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना अपसाइड देख रहे हैं, और कोई ऐसा फेवरेट स्टॉक है आपका डिफेंस को लेकर के, और अभी क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को सर डिफेंस? देखो, डिफेंस का हमेशा लॉन्ग टर्म स्टोरी रहेगा, शॉर्ट टर्म स्टोरी होता नहीं है। जब भी इसके पास कोई ऑर्डर बुक आता है, गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंशन होता है कि डिफेंस में इतना स्पेंड करेंगे, और ग्लोबली कोई ज्यादा ऑर्डर बुक्स आते रहते हैं, तो वो एक रीजन से स्टॉक ट्रेडिंग जोन में रहेगा। फेवरेट रहेगा तो HL रहेगा, सबसे बड़ा जो कंपनी है HL शुड बी द बेस्ट स्टॉक इन द पोर्टफोलियो। अगर किसी को ट्रेड ही करना है तो मैज़ेगॉन डॉक्स में हो या कोचिंग शिपमैन हो, 5 to 15% के रेंज में करंट लेवल से भी ले सकते हैं, बट अगेन 5-10% के बीच में अगर कभी भी स्टॉक आ जाता है महीने भर के अंदर तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बाकी डिफेंस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। कोई फेवरेट है आपका सर? HAL शुड बी ए फेवरेट स्टॉक, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। चलिए ठीक है, ये राय जो है HL को लेकर के निकल के आ रही है। और इस बीच हमारी एक दर्शक हैं सुनीता पांडे जी, कह रही हैं कि सर नमस्कार विपुल सर, प्लीज़ व्यू ऑन IRFC के ऊपर राय जानना चाह रही हैं। ये इन्होंने 194 रुपये पर ले रखे हैं, 100 शेयर हैं इनके पास। कह रहे हैं क्या करंट प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं अभी? रेलवे, डिफेंस के बाद रेलवे एक और ऐसी स्टोरी जिसमें काफ़ी रिटेलर्स के पैसे लगे हुए हैं, 129-130 के आसपास अभी करंटली ट्रेड करता हुआ, लेकिन इनकी खरीद जो है वो थोड़ी ऊपर की है, 194 के भाव पर है सर इनके पास। क्या करना चाहिए सर, एवरेज कर सकती हैं क्या? यस, एवरेज करना चाहिए। स्टॉक इज ए वेरी डिसेंट फंडामेंटल स्टॉक जिसमें बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। 140-145 तक तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ये स्टॉक थोड़ा रिकवरी कर सकता है, बट अगेन इसको आप ट्रेडिंग की वजह से मत देखो, इट्स ए इन्वेस्टमेंट स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक। स्टॉक कैन बी 160-175 एटलीस्ट साल भर के व्यू के हिसाब से आज की तारीख से। तो मुझे लगता है कि अगर आपका वो व्यू है, अच्छा पैसा कमाना है, तो मुझे लगता है कि आपको होल्डिंग करना चाहिए एटलीस्ट 10 से 12 महीने के व्यू के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा नेगेटिविटी ही नहीं है, बट स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस शुड बी 111 फॉर नियर टर्म। ठीक है सर, लेकिन सर इसमें आपको RVNL और जुपिटर वैगन, ये दो शेयर कैसे लग रहे हैं? क्योंकि इन पर भी काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं, और फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, RVNL को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार का फोकस जो है नई नई ट्रेनों पर है, तो जुपिटर वैगन के लिए भी ये पॉजिटिव है। ये दोनों क्या चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आपको? देखो, RVNL बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, बहुत डिसेंट कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, बट प्राइस एक्शन में मुझे लगता है जब तक 400 के ऊपर क्लोजिंग आता नहीं है तब तक इसमें कुछ स्ट्रांग मोमेंटम आएगा नहीं। बट जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस है, ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट से ही आते हैं, तो अग्रेसिव मोमेंटम तो प्राइस में आने वाला है नहीं। अगेन इसको आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत लेना, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जितना गवर्नमेंट फोकस कर रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, आई थिंक RVNL इज ए वाइटल पार्ट फॉर डेवलपिंग गवर्नमेंट्स ड्रीम फॉर डेवलपिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि वो हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, अगले 5 साल का व्यू के हिसाब से सोचोगे तो अच्छा डिसेंट रिटर्न कमा सकते हो RVNL में, तो वो फोकस होना चाहिए। जुपिटर वैगन अगेन वो भी एक अच्छी कंपनी है, बट टिटेगर वैगन भी है, जुपिटर वैगन भी है, तो वैगन के लिए थोड़ा सा कंपटीशन है। प्राइस एक्शन में मुझे लगता है कि 420-450 के हिसाब से रखना चाहिए। अगेन रेलवे फोकस है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, तो आपको 12 महीने के हिसाब से सोच के ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम आ गया तो बात अलग है, 410-420 तक, बट मेरे लिए 450 प्लस कैन बी अ टारगेट फॉर 12 मंथ्स व्यू। चलिए, तो ये बात जो है RVNL और जुपिटर वैगन पे
निकल करके आ रही है। और जैसे हमारे दर्शक कहें ऑलवेज बी हैप्पी। करें विपुल जी, मैं आपके पिछले चैनल से प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन अब आप जो है उस चैनल पे नहीं आते हैं। आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हैं। मुझे लग रहा है आप सिलेक्टेड लोगों का ही सवाल लेते हैं। कोई सिलेक्टेड नहीं है सर, सब आप लोग सब वही अपने हैं। कह रहे हैं आरवीएनएल का अपडेट दीजिए। देखिए, आपके सवाल से पहले ही अपडेट आपको मिल गया आरवीएनएल के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, कोशिश ये रहती है कि जिनके जिस शेयर पे ज़्यादा सवाल हो, तो एक सवाल के माध्यम से हम कई लोगों को कैटर कर सकें। और ये तमाम शेयर ऐसे हैं जिसमें कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। चांद बाबू जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हैं। चांद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के पास से ही बोल रहे हैं आप। बताइए सर, वहाँ कैसा मौसम चल रहा है? गर्मी पड़ रही है कौशाम्बी में? हाँ सर, गर्मी तो बहुत पड़ने लगी इधर। हाँ, बात तो सही है। बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को आपने? हाँ हाँ सर, कर लिए हैं। और बाकी कौशाम्बी में बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए चैनल को, आपकी जिम्मेदारी है सर। हाँ हाँ सर, पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। बताइए और क्या? लोगों भी रिकमेंडेड कर रहे हैं। वाह, कितने प्रश्न, क्या शेयर है, क्या कौन से शेयर आपने ले रखे हैं? सर LIC हाउसिंग फाइनेंस के हैं, 500 शेयर हैं और 580 के रेट से। 580 के रेट पे कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर 3-4 महीने। 3-4 महीने। चलिए, 580 पे लिए, 20 रुपये बन रहे हैं आपके। और पहले तो सर से पूछ के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अवश्य लगा लीजिए। 1 महीने में 10-15% शेयर चल चुका है। सर क्या सलाह रहेगी? 2-3 महीने का ही नज़रिया है इनका। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सर आप इनको सजेस्ट करेंगे? क्या करना चाहिए? अभी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनमें अब फिर से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में रेट कट भी हुआ है, उसका फ़ायदा भी हो सकता है मिलता हुआ दिखाई दे। आपकी टिप्पणी क्या हो? आई थिंक यस, हाउसिंग सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, बट 2-3 महीने के लिए नहीं, 2-3 साल के हिसाब से अगेन। बट अगर इनका व्यू 2-3 महीने का ही है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वही उनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक 580 के आसपास उन्होंने कॉस्ट ऑफ बाइंग बताया, तो 580 प्लस 1-2 रुपए का कॉस्टिंग रख के उसको स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 640-650 तक आता है तो एज ए ट्रेडर आपको वहाँ पर रेस्पेक्ट करके टारगेट बुक कर देना चाहिए। 2-3 महीने में कभी भी आ सकता है वो चीज, तो ऑलमोस्ट 8-10% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ LIC हाउसिंग में। अगर इससे आज अच्छा मोमेंटम आपको चाहिए तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। प्राइस भी छोटा है, ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है कि इसके 130 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा लंबा अवधि के लिए डालना है तो 2-3 साल के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स में जिस तरीके से ग्रोथ आने वाला है वहां पे ज्यादा फोकस बजाज हाउसिंग फोकस में रहेगा, बिकॉज उसका ग्रोथ जो है AUM है बहुत स्ट्रॉन्ग है व्हेन कंपेयर टू PNB और LIC हाउसिंग। तो मेरा फेवरेट जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। और आपका जो होल्डिंग है स्टॉप लॉस जो आपके कॉस्ट प्लस समथिंग रख दीजिए और टारगेट रहेगा 650-660 तक। जी चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल के आती हुई। हमारे एक दर्शक हैं अवधेश कुमार जी, जिनका प्रश्न आया है। अवधेश जी के 2 प्रश्न हैं। एक तो टाटा पावर को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं, 475 पे इन्होंने लिया हुआ है, और दूसरा DLF को लेकर के जानना चाह रहे हैं। पहले टाटा पावर पे बात कर लेते हैं। 475 के आसपास सर, कौशाम्बी हो, मुंबई हो, पुणे हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, हर जगह गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में टाटा पावर पे लेकर के क्या व्यू आपका इस समय रहेगा, फ्रेश बाइंग करने वालों के लिए भी और जिनके पास पहले से है? जैसे इनके पास तो खैर काफ़ी ऊपर ही खरीद है, 475 के आसपास इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन क्या अभी इसमें फ्रेश बाइंग की गुंजाइश दिखाई दे रही है जिस तरीके से पावर कंजम्पशन बढ़ता दिखाई दे रहा है? फ्रेश पोजीशन यस कर सकते हैं, बट अगेन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने के हिसाब से। बट टारगेट उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग तक तो नहीं आएगा। 410-420 तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पावर थीम के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक आ सकता है। 380 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और 410-420 तक के मोमेंटम आ सकता है। उनका कॉस्ट आने के लिए मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर का व्यू होना चाहिए एटलीस्ट। दिवाली हो या दिसंबर तक अगर उनका व्यू रहेगा तो कॉस्ट तो पहला रिकवर होगा, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट आने की कोशिश करेगा। तो 480-500 कैन बी ए टारगेट फॉर दिसंबर 2025। जी चलिए, इस बीच सर DLF पे भी उनका प्रश्न था। 670 के आसपास अभी चल रहा है और अभी इनकी यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ऊपर खरीदा, 860 पे लेकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी लॉस में है। पर ओवरऑल रियलिटी पे क्या व्यू है? रेट कट का फायदा मिलेगा जो लोग अभी एंट्री करना चाह रहे हैं उनको? ऑब्वियसली यस, रेट कट का फायदा मिलेगा। स्टॉक ने अच्छा रिकवरी भी किया है, नीचे से 600 से लेके 670 तक एक लास्ट 10 डेज में ही ये रिकवरी कर चुका है। बट थोड़ा सा हाई वोलेटाइल स्टॉक है। मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है उनका थोड़ा आने के लिए फिर से दिवाली है या दिसंबर तक तो उनको होल्ड रखना ही पड़ेगा। टाइमिंग जो टारगेट है मेरे लिए 725-730,
ये मेरा टारगेट रहेगा एज ए ट्रेडर, बट अगेन स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए। 647 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर डीएलएफ एंड टारगेट ऑफ 750। जी, संजीव हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। संजीव जी नमस्कार। सर नमस्कार। बिल्कुल जी नमस्कार। कैसे हैं संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बिल्कुल सर, मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सॉरी सर? क्या करते हैं सर? सर मेरा रेस्टोरेंट है सदर बाजार में। अच्छा, रेस्टोरेंट है जी सर। मतलब अब नोएडा से आना पड़ेगा आपके यहाँ, मतलब खाना वाना खाने के लिए लग रहा है। जी, मोस्ट वेलकम विपुल जी। अरे थैंक यू सर। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर है जी। मैंने 730 के रेट पर 130 शेयर लिए हुए हैं। दूसरा 130 जी 730 के रेट पर 130 शेयर है सर। अच्छा अच्छा, और दूसरा क्या है और आपका? सर स्विगी है सर 502 रुपए के रेट के ऊपर 130 शेयर। सर दोनों में ही थोड़ी सी चिंताएं हैं। अब 500 के ऊपर आपने स्विगी लिया हुआ है। जी सर। दोनों में बहुत सारे कंसर्न है। एक तो स्विगी के साथ समस्या ये, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोग कैश बर्न कर रहे हैं। जियो आ रहा है, बाकी कंपनियां आ रही हैं, तो यहाँ पर आप 200 रुपये की रैली ये दिखाएगा बहुत, नतीजे या तो ज़रूरत से बेहतर हो काफ़ी ज़्यादा, तो ठीक है। दूसरा कल्याण ज्वेलर्स आपने ले रखा है। सोने चांदी में तो निवेश ठीक है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स क्या अच्छा है, इसके लिए चलते हैं हम सीधे अपने एक्सपर्ट के पास। सर ये 2 शेयर ले रखे हैं, दोनों में ही नुकसान हो रहा है इनको और दोनों में ही कई सारी चिंताएं हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? आई थिंक ये जो नुकसान है लास्ट 6 महीने के आसपास ही उन्होंने लिया हुआ है, तो वो हिसाब से जिस तरीके से मार्केट ने जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग प्रेशर आया था, उस चक्कर में ये लोग हाई लेवल पे ले हुए हैं। बट मुझे लगता है कि टाइम लगेगा 1-2 क्वार्टर के आसपास एटलीस्ट उनको कॉस्ट ऑफ बाइंग आने के लिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कुछ अक्यूमुलेट कर सकते हो तो 500 के आसपास अगर स्टॉक कोई भी रीजन से मिलता है, थोड़ा शेयर लेके उसको एवरेज कम कर लेना। आपका होल्डिंग दिवाली या दिसंबर तक होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि तब तक आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लस थोड़ा कुछ प्रॉफिट आने की कोशिश करेगा कल्याण ज्वेलर्स में। स्विगी में जैसे आपने बताया हाई कंपटीशन है। मुझे लगता है कि स्विगी और जोमेटो दोनों का जो मोमेंटम है ऐसे रहेगा। वेरी अग्रेसिव मूवमेंट भी आ सकते हैं, बट जब भी ये रिजल्ट आता है थोड़ा सा उसमें हाई कैश बर्निंग के हिसाब से उनके लॉस बढ़ जाते हैं कंपटीशन में, तो मुझे लगता है कि वहां पे फिर से गिर जाता है। स्विगी को आपको ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचो ही मत। मुझे लगता है कि ये 2-3 साल के हिसाब से ही आपको रखना चाहिए। दोनों इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है और जिस तरीके से फूड डिलीवरी बिजनेस है, दोनों अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। बट इसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड मत कीजिए। आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग मुझे लगता है हाई ही है, बट अगेन आपको 1-2 साल के व्यू के हिसाब से ही उसको होल्डिंग करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल डाल सकते हो तो एवरेज करके उसको होल्ड कर सकते हो। तो दोनों में पॉजिटिव हूँ, बट अगेन नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए सर, अब जो है आज के रैली के जो विजेता हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं फटाफट, क्योंकि हम इसका एक बड़ा हिस्सा जो है शाम को रात को 8 बजे आप जो है अलग से अपलोड करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बैंकों को लेकर के अभी व्यू क्या है आपका, और सबसे पहले लेकर के आएंगे आईसीआईसीआई बैंक। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ आज की इस रैली को लीड करता हुआ 3.5% ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक, और दूसरा एचडीएफसी बैंक में भी अच्छा मोमेंटम है। ये भी 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन पहले आईसीआईसीआई बैंक सर देखो आज की तारीख में ये ऑल टाइम हाई टच कर चुका है 1404 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक। मैं लास्ट 3-4 महीने से बहुत बुलिश था बैंकिंग सेक्टर पे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट लिक्विडिटी पुश कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहा है, बैंकों को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है और इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं, तो ये सब चीजें अगर मैं फॉर्मूला में डालता हूँ, मुझे लगता है कि इनका क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ आगे जाके 1-2 क्वार्टर में अच्छे होने वाले। तो वही 2 रीजन थे जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अग्रेसिव मोमेंटम आने वाले हैं। बट जिस तरीके से कंजम्पशन स्टोरी है, जिस तरीके से लोगों के जेब में पैसे बचने वाले हैं, आगे जाके जो 12 लाख के अंदर जो है टैक्स फ्री रहेगा, तो वो पैसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट ही होंगे, कहीं ना कहीं तो स्पेंड ही होंगे। अगर उनको स्पेंडिंग करना है या इन्वेस्ट करना है तो बैंक एक मदर ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो वहां पे उनको बेनिफिट तो बैंकों को आना ही है। और इंडिया में आप देखो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये चारों बैंक के पास बड़ा मार्केट शेयर है जो कंपनी के इंडिया में जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब शेयरों में अच्छा मोमेंटम आएगा। 1-2 क्वार्टर के लिए इनके नंबर्स बहुत अच्छे रहेंगे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ग्रोथ। आपने एक्सिस का बात की, आपने एसबीआई का जिक्र किया, दोनों पे कोई लेवल देंगे? और इन चारों में आपको बेस्ट कौन सा लगता है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। फ्रेश एंट्री के लिए किसमें ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? एसबीआई मुझे लगता है कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑलरेडी
एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं। तो एसबीआई बैंक मुझे लगता है कि अभी तक ये अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक आया नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूम है। 912 का उसका ऑल टाइम हाई है, 52 वीक हाई भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रूम अच्छा है, और उनके रिजल्ट अगर थोड़ा भी बेटर आ जाते हैं कंपेयर विद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा और इसमें फ्रेश पोजीशन कर सकते हैं। एचडीएफसी एक्सिस में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो फ्रेश पोजीशन तो मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे बोलने के लिए। जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज दे आर दी मार्केट मूवर्स। ठीक है सर, लेकिन जरा एक मिड कैप बैंकिंग के बारे में बताइए ना। पीएसयू में वहाँ पर लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं कब आएगा नंबर, खासतौर से जो छोटे छोटे बैंक हैं, जैसे यूको बैंक हो गया, जैसे कि अगर हम देखें सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इनका नंबर क्या है, कब आएगा? क्या जब ये पूरे दिग्गज बैंक चल जाएंगे उसके बाद इनका नंबर आएगा? जिनकी पोजीशन है, क्या उन्हें अभी वेट करना चाहिए, या वहाँ से एग्जिट लेकर के जो है जो फ्रंट लाइन प्राइवेट बैंक हैं या पीएसयू बैंक हैं एसबीआई जैसे, उसकी तरफ रुख करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो, करंट मार्केट कंडीशन में ऑब्वियसली लार्ज कैप बैंक्स के आसपास ही फोकस करना चाहिए, और जिसको थोड़ा सा रिस्क लेने का हैबिट है तो उनको दो बैंक्स में बोल सकता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे अच्छा लगता है और साउथ इंडियन बैंक अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, बिजनेस मॉडल हो, उनके बहुत ठीक ठाक है, डिसेंट कंपनी से वैल्यूएशन के हिसाब से, और दोनों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपसाइड बाकी है। 15-20% एटलीस्ट यहाँ से साल भर के अंदर इस पे मोमेंटम आ सकते हैं जो छोटे बैंक है। बट मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगा, मार्केट में ग्लोबल कंसर्न्स, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो हमेशा आपको फोकस करना चाहिए लार्ज कैप पे। और थोड़ा सा अगर रिस्क एपिटाइट इन्वेस्टर है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साउथ इंडियन बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, इन पे फोकस करना चाहिए अगर आप जो है छोटे शेयरों पे भरोसा कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी की सिचुएशन जो है वो इशारा कर रही है कि दिग्गजों पे भरोसा कीजिए। एसबीआई के ऊपर जो है लेवल्स आपको बताए गए हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो ऑलरेडी जो है नए उच्चतम स्तर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, अमोल हमारे साथ हैं। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अमोल जी? ठीक है सर, बढ़िया है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है, क्या करते हैं आप? सर मेरा मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप है, चलिए बहुत अच्छी बात सर। अपना कारोबार सबसे बेहतर होता है। आप क्या प्रश्न क्या है? सर लॉरस लैब्स के 165 शेयर्स लिया है 580 रुपए में। 880? 580, 580। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, अच्छे प्रॉफिट में हैं आप लॉरस लैब, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखाई दिया था, और अभी भी मोमेंटम में है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? इसे 6 महीने तक कर सकते हैं सर। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 580 में लिया, 627 का भाव तो आ गया है। अब इतना प्रॉफिट बन रहा है, क्या 6 महीने वेट करें या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? सर क्या सलाह रहेगी आपकी? 5-6 दिन में पिछले 12-13% भाग गया है, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए? नहीं सर, 640 का एक मुझे लगता है ब्रेकआउट है, वहां तक होल्ड करना चाहिए। उसके ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के उसको होल्ड ही करना चाहिए। एनीवेयर बिटवीन 660 कैन बी टारगेट फॉर मी इन लोरस लैब। ठीक है, तो चलिए, तो ये सलाह आपके लिए है। उम्मीद करते हैं उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मानसी सिंह, कह रही सर मैं कोचिन शिपयार्ड एवरेज करना चाहती हूँ। अभी मेरा जिसका एवरेज प्राइस मेरा 1900 आ रहा है। कह रहे हैं कि क्या 1900 के प्राइस तक कोचिन शिपयार्ड के आने के चांसेस हैं? मैम चांसेस तो बाज़ार में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हाँ, आप कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं ये भी आपको मेंशन करना चाहिए था। चलिए, 1450 के आसपास के लेवल अब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 7-8% की रिकवरी पिछले 1 महीने में देखने को मिली है। बाकी डिफेंस के मुकाबले थोड़ा सा धीमे चला है कोचिन, लेकिन सर 1900 पे लेके बैठी हुई है, क्या वेट करना चाहिए अभी? जैसे मैंने बताया कि डिफेंस अभी शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। कोचिन हो या मेज़ागन हो, आपको 6 महीने 12 महीने के हिसाब से, व्यू के हिसाब से ही लेना चाहिए। और एटलीस्ट आपको कॉस्ट ऑफ बाइंग आने के लिए मुझे लगता है कि उतना टाइम तो लगेगा ही। एक बार कॉस्ट ऑफ बाइंग आने के बाद सोचते हैं उसको क्या करना चाहिए। अगर आपके कंपनी पे उतना भरोसा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एवरी डिप पे उसको एवरेज करना चाहिए। जो रिसेंटली 10 दिन पहले ये स्टॉक 1220, 1250 तक आ चुका था, तो वो टाइम पे अगर आपने सवाल पूछा होता तो मैं आपको 100% एवरेज करने का मतलब मैं आपको एडवाइस देता था यहाँ पे। तो टाइम बिंग तो मैं एडवाइस करूंगा एवरी डिप पे आप ऐड कीजिए, कॉस्ट ऑफ बाइंग को थोड़ा सा एवरेज आउट करके नीचे आने की कोशिश कीजिए, और 6 से 12 महीने का व्यू रखिए। कॉस्ट ऑफ बाइंग भी आ जाएगी, थोड़ा प्रॉफिट भी आ जाएगा।